नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत बायोटेक ने स्वदेशी टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन किया। ब्रिटेन आज कोविड-19 की वैक्सीन जारी करने वाला पहला देश बन जाएगा। केंद्र ने किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कड़ी सुरक्षा करने को कहा। इन्वेस्ट इंडिया ने 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार जीता और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज दोपहर बाद सिडनी में। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। IMC 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। आज से शुरू हो रहा ये कार्यक्रम 10 दिसंबर तक चलेगा। IMC 2020 का विषय है समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और स्थायी। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेशन और स्थायी विकास, उद्यमिता और नवाचार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। इन लक्ष्यों में दूरसंचार और उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी और स्थानीय निवेश आकर्षित करना और अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। इस कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी, दूरसंचार और वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड और एज कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट शहर और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए दुनिया भर से निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत 100 लाख करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पर भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश के आगरा में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से बनने वाली इस मेट्रो परियोजना से आगरा में उच्च श्रेणी की सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित मिशन को बल मिलेगा। सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो भी बनकर तैयार है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 के बाद 450 किलोमीटर मेट्रो लाइन का परिचालन किया गया, जबकि इससे पहले ये मात्र 225 किलोमीटर थी। उन्होंने ये भी बताया कि 1,000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइनों पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 27 शहरों में इस पर काम जारी है। बीते 6 सालों में यूपी के साथ ही पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। 2014 तक देश में लगभग 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। साल 2014 के बाद के 6 वर्षों में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली से मेरठ तक पहली रैपिड रेल प्रणाली निर्माणाधीन है और राज्य के पश्चिमी भाग में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे सहित कई अन्य विकास कार्य प्रगति पर हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन आगरा से किया गया था और इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। शहर के मध्यम वर्ग के लिए पहली बार घर खरीदने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 12 लाख से अधिक शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों को घर खरीदने के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। आगरा मेट्रो परियोजना 29.4 किलोमीटर लंबी है और इसमें 2 गलियारे हैं जो ताजमहल, आगरा किला तथा सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक आकर्षण रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से जुड़ेंगे। इस परियोजना से शहर की 26 लाख आबादी को लाभ पहुंचेगा और हर साल आगरा आने वाले 60 लाख से अधिक पर्यटकों से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,379 करोड़ रुपए है और ये 5 वर्षों में पूरी होगी। किसान संघों के आज भारत बंद का आह्वान को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा कड़ी करने को कहा है। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संघ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आज 11 बजे से 3 बजे तक देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि सिंधु, औचंदी, प्याऊ मनियारी और मंगेश के पास दिल्ली की सीमा सील कर दी गई है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 को भी दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। नोएडा से दिल्ली के लिए नोएडा संपर्क रोड पर चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, जबकि गाजियाबाद से दिल्ली आने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 24 को गाजीपुर बॉर्डर पर सील कर दिया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने यात्रियों को आउटर रिंग रोड और जीटी करनाल रोड पर जाने से बचने की सलाह दी है। व्यापारिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी समेत देश भर में बाजार खुले रहेंगे और परिवहन सेवा जारी रहेगी। इन दोनों संगठनों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि व्यापारी और ट्रांसपोर्टर भारत बंद में शामिल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत बंद के दौरान आम लोगों को असुविधा न हो, ये सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति बहाली के लिए कड़े उपाय किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के भारत बंद के मद्देनजर कल देर रात सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी किसान संगठनों और उनके नुमाइंदों के साथ स्थानीय स्तर पर बातचीत करें और उन्हें नए कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं को हल करें। किसी भी सूरत में कानून और व्यवस्था की स्थिति में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस बीच राज्य के कई जिलों में कोविड के मद्देनजर पहले से ही निषेधाज्ञा लागू है। कल राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में भी भारत बंद के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ कई स्थानों पर व्यापारी संगठनों ने बंद में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने हालात के मद्देनजर सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा है कि भारत बंद का आह्वान कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां किसानों की आड़ में अपनी मौजूदगी दिखाने का प्रयास कर रही हैं। श्री रूपानी ने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव में हार के बाद कांग्रेस और विपक्षी दल किसानों की आड़ में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में किसान विपक्ष द्वारा समर्थित भारत बंद में भाग नहीं लेंगे। किसान विपक्षी दलों के साथ नहीं है। एक रिपोर्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि राज्य में बलपूर्वक बंद रखवाने का प्रयास करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में सभी गतिविधियां चलती रहेगी। राज्य में कृषि उपज और बाजार समितियों को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। इस बीच राज्य के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने भारत बंद में जबरदस्ती करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। राज्य में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करने और उसको सोशल मीडिया पर फैलाने के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस और गैर भाजपा दल केवल सरकार के प्रयासों के विरोध के लिए ही देश में विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। नए कृषि कानूनों का कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध किए जाने पर चर्चा करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में कृषि कानूनों के संशोधन की बात कह चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन कानूनों का विरोध किया जा रहा है।
इससे उनकी दोहरी नीति का पता चलता है। श्री प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार 2005 में ही कृषि कानूनों में संशोधन की वकालत कर चुके हैं और अब राजनीतिक लाभ के लिए इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। शरद पवार जी बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। तो इससे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो अनुचित होगा क्या? श्री प्रसाद ने कहा कि किसानों के बीच ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी कंपनियों के साथ सांठगांठ करके किसानों को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान भी ठेके पर आधारित कृषि की सिफारिश की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अनेक राज्य सरकारों ने अपने यहां ठेका कृषि लागू की थी और इनमें कई कांग्रेस शासित राज्य भी शामिल थे। श्री प्रसाद ने कहा कि ठेका खेती के प्रावधानों के अंतर्गत ठेके में भूमि शामिल नहीं होगी और केवल उनकी उपज की बिक्री से ही सरोकार होगा। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कोई सोचते हैं किसान तो उनकी जमीन न तो बिकेगी, न बंधक होगी, न लीज पर ली जाएगी। उनके जमीन पर कोई देनदारी नहीं बनेगी, वो बनेगी तो फसल पर जो कंपनियां आएंगी। केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी। शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 5वें दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसानों ने नए कृषि कानूनों के कार्यान्वयन का स्वागत किया है क्योंकि इससे उनकी आय बढ़ी है और वे बिचौलियों के चंगुल से मुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले के बड़वाह गांव के किसान कमल पटेल ने कहा है कि नए कानूनों से उन्हें अपनी उपज निजी कंपनियों को बेचने में मदद मिली है, जिससे उन्हें अच्छी आय हुई है। मैं कमल पटेल, ग्राम बदावा, तहसील सतवार, जिला देवास, मध्य प्रदेश। नए बिल आने के कारण अच्छी मदद मिली है किसानों के लिए। ये मददगार बिल है और इसके कारण दाम भी अच्छे ऊंचे मिल रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आईटीसी का हब खुला है। चंडीगढ़ के मुक्तसर साहिब के किसान शिवचरण सिंह ने कहा है कि नए कृषि कानून ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ किसान विपक्ष के बहकावे में आकर इनका विरोध कर रहे हैं। इन कानूनों से न केवल किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। मैं शिवचरण सिंह डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर स्टेट पंजाब तो बिलोंग करदा। ये ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿੱਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਆ, ਬੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਫਾਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਊਗੀ। खरीफ की वर्ष 2020 और 21 की फसल में धान की खरीदारी सुचारू रूप से चल रही है और 6 दिसंबर तक 344,86,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 282,66,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में ये 22% अधिक है। इस वर्ष 30 नवंबर तक 344,46,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी में से पंजाब से 202,77,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी, जो देश में धान की कुल खरीदारी का 58.79% है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 65,111 करोड़ 34 लाख रुपए के मूल्य के धान की खरीद हो चुकी है, जिससे करीब 35,03,000 किसानों को लाभ मिला है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत बायोटेक ने स्वदेशी टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन किया। ब्रिटेन आज कोविड-19 की वैक्सीन जारी करने वाला पहला देश बन जाएगा। केंद्र ने किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कड़ी सुरक्षा करने को कहा। इन्वेस्ट इंडिया 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार जीता। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम 2020 मैच आज दोपहर बाद सिडनी में। भारत में कोविड-19 के स्वदेशी टीका कोवैक्सीन विकसित करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई से अपने टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन किया है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फाइजर के बाद अपने टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाला तीसरी कंपनी है।
भारत बायोटेक स्वदेशी तौर पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से कोवैक्सीन विकसित कर रही है और अभी ये परीक्षण के तीसरे चरण में है। देश भर में 18 स्थानों पर 22,000 से अधिक स्वयंसेवकों पर इसका परीक्षण किया जा रहा है। किसी दवा के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति तभी दी जाती है जब इस बात के पर्याप्त प्रमाण हो कि वो इलाज के लिए सुरक्षित और प्रभावी है। अंतिम मंजूरी परीक्षणों के पूरा होने और संपूर्ण आंकड़ों के विश्लेषण के बाद ही दी जाती है। भारत में फाइजर कंपनी ने कोविड-19 के अपने वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी थी। इसके अलावा टीके बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी कोविशील्ड की मंजूरी के लिए आवेदन किया हुआ है। इसे दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत कोविड टीके के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत पुर्तगाल प्रौद्योगिकी सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में करीब 30 टीके विकास के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 2 टीकों का विकास अपने अंतिम चरण में है। ये टीके हैं आईसीएमआर भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और भारतीय सीरम संस्थान का कोविशील्ड। ये दोनों ही टीके परीक्षण के तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इन टीकों के परीक्षण में शामिल है। ब्रिटेन आज कोविड-19 की वैक्सीन जारी करने वाला पहला देश बन जाएगा। सरकार के अनुसार कोविड वैक्सीन आज शुरू में अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद इसे डॉक्टरों के क्लिनिक में वितरित किया जाएगा। ब्रिटेन ने पिछले सप्ताह फाइजर और बायोएनटेक द्वारा विकसित वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी थी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैकॉक ने पिछले सप्ताह बयान में कहा था कि सरकार केयर होम में रहने वाले लोगों के टीकाकरण की मुख्य चुनौती से निपटने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा 80 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों, केयर होम के कर्मचारियों और वहां रहने वाले लोगों के टीकाकरण को प्राथमिकता दे रही है। ब्रिटेन ने 4 करोड़ टीकों का ऑर्डर दिया है। एक सप्ताह के अंदर करीब 8 लाख टीके उपलब्ध होने की संभावना है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दुनिया भर में अनिवार्य टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। संगठन ने कहा कि विश्व में संक्रमित लोगों की संख्या 6 करोड़ 64 लाख 20 हजार से अधिक हो गई है। इसलिए जागरूकता अभियान चलाना और चिकित्सा कर्मियों तथा बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन उपलब्ध कराना ज्यादा प्रभावी होगा। विश्व व्यापार संगठन में टीकाकरण संबंधी कार्यों के निदेशक केट ओब्रायन ने कहा कि कुछ ऐसे देश या कुछ देशों में ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां ज्यादा टीकाकरण की आवश्यकता हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 140 दिन के बाद संक्रमित रोगियों की संख्या 4 लाख से नीचे आ गई है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 7 दिन से देश में 10 लाख की आबादी पर 186 मामले सामने आने की पुष्टि हुई है, जबकि यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 504 है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के करीब 33,000 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कुल संक्रमित रोगियों की संख्या 96,77,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान महामारी में 391 लोगों की मौत हुई है। देश में मृतकों की कुल संख्या 1,40,573 हो गई है। देश में अब तक करीब 91,40,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 94.45% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि अब तक कोविड के करीब 14 करोड़ 78 लाख जांच की जा चुकी हैं। कल 8 लाख से अधिक जांच की गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,075 नए रोगियों की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 18,55,341 हो गई है। 17,30,715 से अधिक रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में मृतकों की संख्या 47,774 हो गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र में कोविड-19 मरीजों की रिकवरी दर फिलहाल 93.28% है, जबकि मृत्यु दर 2.57% है। महाराष्ट्र में अब तक 1.13 करोड़ परीक्षण किए गए और मरीज पॉजिटिव पाए जाने की दर 16.39% है। राज्य में वर्तमान में 5,55,180 लोग होम क्वारंटीन में हैं। मुंबई में कोविड-19 मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में केवल 544 नए मामले सामने आए हैं। शहर में कल 11 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं 1,598 मरीजों को स्वस्थ होने पर घर भेज दिया गया। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर घनश्याम पांगती ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले चिकित्सा कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी। लोग हैं जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, या जो समाज सेवा में जो कि कोरोना कंटेनमेंट जोन में पुलिस वाले, इन सबको वैक्सीन का पहला हक मिलेगा जो सरकार ने कहा है। दूसरा, सरकार ने जो एक ग्रुप चुना है उसमें एल्डरली लोग जैसे कि 65 साल से ऊपर, उन लोगों को वैक्सीन मिलेगी क्योंकि उनमें ये कोरोना खतरनाक ज्यादा हो सकता है, उन लोगों को ज्यादा क्रिटिकल कर सकता है, उनकी जान को भी खतरा रह सकता है। या उन लोगों के साथ जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको फेफड़े की बीमारी है, उन लोगों को पहले मिलेगा। बट मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि उन लोगों के मिलने के बाद वो फ्री नहीं होंगे, उनको मास्क और सब चीज पहनना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कॉन्फ्रेंस अकाउंट का वर्ष 2020 का निवेश संवर्धन पुरस्कार इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। ये पुरस्कार कल जिनेवा के अनकटाड के मुख्यालय में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। पुरस्कार के तहत दुनिया भर में निवेश को प्रोत्साहन देने वाली श्रेष्ठ एजेंसियों को असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। विजेता का चयन विश्व की 180 राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसियों के कार्य के आधार पर किया जाता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। कोविड-19 महामारी इस साल की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने इस महामारी से संघर्ष किया है। वायरस के बारे में उपलब्ध सूचना के साथ एक तरफ विज्ञान रोगियों के उपचार में व्यस्त हो गया तो दूसरी तरफ मामूली लापरवाही के साथ मनुष्य ने खुद ही सावधानी बरतनी शुरू कर दी। इस तरह कोरोना योद्धा शब्द सामने आया। एक रिपोर्ट। 1,58,96,093 ये भारत में कोरोना योद्धाओं की संख्या है जिन्होंने जान पर खेलकर महामारी के खिलाफ संघर्ष में 130 करोड़ भारतीयों की मदद की। महामारी की कहानी केवल इन तक सीमित नहीं है, यह उन स्कूल शिक्षकों की कहानी भी है जिन्होंने जोखिम उठाया और देश भर में गरीबों को राशन वितरित करने के लिए गांव-गांव गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इन कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद दिया। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को मैं नमन करता हूं। नई दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ नर्सिंग पर्यवेक्षक नीलिमा शरद शिंगड़े कहती हैं, ड्यूटी से घर लौटने पर वो अपने बच्चों को गले तक भी नहीं लगा सकती थी। जब घर वापस आते थे तो हम अपने बच्चों को अपने गले से भी नहीं लगा पाते थे और अपने आप को हमें अलग कमरे में रखना पड़ता था ताकि वो इस बीमारी से बचे रह सके। ये इमोशंस जो है हमारे, उसका हमें सैक्रिफाइस करना पड़ा। कोरोना एक साधारण वायरस नहीं है जो संक्रमित करता हो और फिर गायब हो जाता हो। इसने दुनिया को घुटनों पर ला दिया, मगर ये भी सच है कि इसने मानवता को भी एक साथ खड़ा कर दिया। नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। मैच दोपहर बाद 1:40 से शुरू होगा। भारत ये श्रृंखला 2-0 से पहले ही जीत चुका है। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में दिन में 1:15 से प्रसारित किया जाएगा। इसे FM रेनबो, राजधानी और प्रसार भारती के YouTube चैनल सहित अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। क्या आप ताज़ा घटनाक्रम को जानना चाहते हैं? सही और सटीक समाचार केवल 10 मिनट में। हिंदी और अंग्रेजी में हमारे प्रति घंटा समाचार सुनने के लिए जुड़ें AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड से। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है?
लवली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के वर्चुअल शिलान्यास करते हुए ये कहना कि पुराने कानून के साथ नई सदी का निर्माण संभव नहीं, अमर उजाला की पहली खबर है। पत्र ने उनके इस बयान को भी दिया है कि लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो रहा देश। दैनिक ट्रिब्यून ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को दिया है कि बोझ बन चुके कानूनों में सुधार जरूरी। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री के इस बयान को दिया है कि कोरोना वायरस रोधी टीके में अब ज्यादा देर नहीं। जनसत्ता की सुर्खी है, कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल के लिए अब सीरम इंस्टीट्यूट ने मांगी मंजूरी। दैनिक भास्कर की पहली खबर है, नए संसद भवन के शिलान्यास को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी, पर निर्माण कार्य पर लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की खबर है, 21 दिसंबर को दिखेगा अद्भुत नजारा, बृहस्पति और शनि ग्रह का 800 वर्ष बाद दुर्लभ विलन। पत्र लिखता है, भारत से भी देखा जा सकता है इसे। हिंदुस्तान लिखता है, जलवायु खतरे से निपटने वाले शीर्ष देशों में भारत बरकरार। पत्र के अनुसार भारत लगातार दूसरी बार स्थान बनाने में सफल रहा। अमर उजाला ने पहाड़ों पर हिमपात शीर्षक से लिखा है, कोहरे से लिपटा रहा दिल्ली एनसीआर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत बायोटेक ने स्वदेशी टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन किया। ब्रिटेन आज कोविड-19 की वैक्सीन जारी करने वाला पहला देश बन जाएगा। केंद्र ने किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कड़ी सुरक्षा करने को कहा। इन्वेस्ट इंडिया ने 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार जीता। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज दोपहर बाद सिडनी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।